हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज चल रही है, उसका पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, आज 3rd पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, जो आपके वन लाइनर्स से थे। आज हम 51 से देखेंगे। ओके, 51 का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। कहा जा रहा है कि जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर को किस शब्द से जानते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोलार्ड्स। लोलार्ड्स, इसके जब बात होती है जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स के, तो यही एक टर्म है लोलार्ड्स। इससे हम जानते हैं कि लोलार्ड्स किसके फॉलोअर्स हैं? जॉन वाइक्लिफ के। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, जॉन वाइक्लिफ फॉलोअर्स डेरोगेटरीली कॉल्ड लोलार्ड्स बाय देयर ऑर्थोडॉक्स कंटेम्प्रेरीज इन द 15th and 16th सेंचुरी। तो जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स, जिन्हें 15वीं और 16वीं शताब्दी में उनके रूढ़िवादी समकालीनों द्वारा अपमानजनक रूप से लोलार्ड कहा जाता था। ओके, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जॉन वाइक्लिफ के जो फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, इन्हें 15वीं और 16वीं शताब्दी में ही इनके जो रूढ़िवादी समकालीन द्वारा अपमानजनक रूप से इन्हें लोलार्ड कहा जाता था। ओके, इनके जो ऑर्थोडॉक्स कंटेम्प्रेरीज थे ये इनको कहते थे। कब? 15 एंड 16 सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश किंग पैट्रोनाइज्ड प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड। कहा जा रहा है कि किस अंग्रेज राजा ने इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट वाद को संरक्षण दिया, पैट्रोनाइज किया, मतलब प्रोटेस्टेंटिज्म को संरक्षण दिया। कौन से इंग्लिश किंग ने? तो हेनरी 8 ने किया। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो किसने किया यहाँ पे? हेनरी 8 ने किया। थोड़ा सा जान लेते हैं हेनरी 8 के बारे में। हेनरी 8, इनका जन्म हुआ था 1491 में, इनकी डेथ हुई थी 1547 में। वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1509 अंटिल हिज डेथ इन 1547। हेनरी 8 हैं वो 1509 से 1547 में अपने मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा थे। हेनरी इज जनरली क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग द इंग्लिश रिफॉर्मेशन। तो आमतौर पर हेनरी को अंग्रेजी सुधार यहाँ पे इंग्लिश रिफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंग्लैंड फ्रॉम द कैथोलिक कंट्री टू अ प्रोटेस्टेंट वन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो किंग हेनरी 8 थे, आमतौर पर हेनरी को अंग्रेजी सुधार इंग्लैंड को एक कैथोलिक देश से प्रोटेस्टेंट देश में बदलने की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब इन्हें श्रेय क्या दिया जाता है कि अंग्रेजी सुधार इंग्लैंड को इन्होंने कैथोलिक देश से प्रोटेस्टेंट देश में बदलने की प्रक्रिया इन्होंने ही शुरू की थी। ओके, आगे है, ही सेपरेटेड द चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम पीपल अथॉरिटी। अब इन्होंने क्या किया? हेनरी 8 ने इन्होंने इंग्लैंड के चर्च को पोप के अधिकार से अलग कर दिया। जो चर्च था उसको पोप के अधिकार से अलग कर दिया। ही अपॉइंटेड हिमसेल्फ सुप्रीम हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। और खुद क्या हो गए? खुद ही सुप्रीम हेड हो गए हैं। किसके? चर्च ऑफ इंग्लैंड के। और उन्होंने खुद को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च प्रमुख नियुक्त किया। एंड डिसॉल्व कॉन्वेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज, और कॉन्वेंट के मठों को भंग कर दिया। फॉर विच ही वॉज एक्सकम्युनिकेटेड, जिसके लिए उन्हें क्या कर दिया गया? बहिष्कृत कर दिया गया था। ओके, तो इन्होंने क्या किया था? चर्च को, जो पॉप थे उनको हटा दिया था और पॉप की अथॉरिटी इन्होंने अपने आप ले लिया था, मतलब अपने अधीन कर लिया था। और ये क्या हो गए थे? चर्च ऑफ इंग्लैंड के खुद ही सुप्रीम हेड बन गए थे। ओके, और जब खुद ही बन गए तो इन्होंने क्या किया? कॉन्वेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। ओके, और कॉन्वेंट और मठों को क्या कर दिया? भंग कर दिया, जिसके लिए इन्हें क्या बहिष्कृत कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 1 मिनट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। Wycliffe's Bible is the name now given to a group of Bible translation into Middle English that were made under the direction of John Wycliffe.
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वाइक्लिफ की जो बाइबिल है अब एक समूह को दिया गया नाम है, एक ग्रुप को दिया गया नाम है। मिडिल इंग्लिश में बाइबिल के अनुवाद जो जॉन वाइक्लिफ के निर्देशन में किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिडिल इंग्लिश में ही बाइबिल का ट्रांसलेशन हुआ था। किसके डायरेक्शन में हुआ था? जॉन वाइक्लिफ के डायरेक्शन में हुआ था। दिस ट्रांसलेशन अपीयर्ड ओवर अ पीरियड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली, और ये जो ट्रांसलेशन लगभग एक अवधि में सामने आए थे, उस अवधि का नाम बताना है कि कब हुआ था। तो 1382 से 1395 के बीच में ये ट्रांसलेशन हुआ था। और किसके डायरेक्शन में हुआ था? जॉन वाइक्लिफ। यहाँ पे थोड़ा सा वाइक्लिफ के बारे में बताया गया है। वाइक्लिफ बाइबल इज द नेम नाउ गिवन टू द ग्रुप ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन इनटू मिडिल इंग्लिश दैट वर मेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ जॉन वाइक्लिफ। वही चीज़ यहाँ पे बताया कि जो वाइक्लिफ का जो बाइबल नेम है ये एक ग्रुप के द्वारा दिया गया था, और बाइबल का ट्रांसलेशन मिडिल इंग्लिश में हुआ था। किसके डायरेक्शन में हुआ था? जॉन वाइक्लिफ के। दे अपीयर्ड ओवर अ पीरियड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1382 टू 1395। वे लगभग 1382 से 1395 की अवधि में प्रकट हुए थे। ओके, मतलब ये आया था। दीज बाइबल ट्रांसलेशन वर द चीफ इंस्पिरेशन एंड चीफ कॉज ऑफ द लोलार्ड्स मूवमेंट। और क्या कहा जा रहा है कि ये बाइबल जो ट्रांसलेशन हुआ था ये लोलार्ड आंदोलन की मुख्य प्रेरणा और मुख्य कारण थे। अ प्री रिफॉर्मेशन मूवमेंट एंड रिजेक्टेड मेनी ऑफ द डिस्टिंक्टिव टीचिंग्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। और क्या कहते हैं, एक पूर्व सुधार आंदोलन जिसे रोमन कैथोलिक चर्च की कई विशिष्ट शिक्षाओं को खारिज कर दिया गया था। तो हमें यहाँ पे जानना क्या है कि जॉन वाइक्लिफ के डायरेक्शन में ही मिडिल इंग्लिश में आपका बाइबल ट्रांसलेशन हुआ था। कब आया था? 1382 से 1395 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलार्डी। लोलार्डी आल्सो नोन एज लोलार्डिज्म या फिर और द लोलार्ड मूवमेंट। मतलब लोलार्डी जिसे लोलार्डिज्म या फिर लोलार्ड मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, वाज अ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट। आगे क्या कहा जा रहा है कि एक प्रोटेस्टेंट ईसाई धार्मिक आंदोलन था, रिलीजियस मूवमेंट था, दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम द मिड 14th सेंचुरी अंटिल द 16th सेंचुरी इंग्लिश रिफॉर्मेशन, जो 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के अंग्रेजी सुधार तक अस्तित्व में था। इट वॉज इनिशियली लेड बाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इट वॉज इनिशियली लेड बाई, शुरुआत में इसका नेतृत्व किसने किया, यहाँ पे बताना है। एक जो कि क्या है, रोमन कैथोलिक थियोलॉजियन, जो कि क्या है, एक रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्री ने किया था। इसकी शुरुआत किसने किया था, यहाँ पे उस पर्सन का नाम बताना है जो कि क्या है, एक रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्री है। हु वॉज द डिसमिस्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1381 फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना के लिए 1381 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बर्खास्त कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। तो यहाँ पे नाम बताना है, तो नाम आपका है जॉन वाइक्लिफ की बात हो रही है। ओके, इन्होंने ही शुरुआत की थी। ये क्या थे, रोमन कैथोलिक थियोलॉजियन थे। इन्होंने ही शुरुआत की थी। एक प्रोटेस्टेंट ईसाई धार्मिक आंदोलन था जो 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के अंग्रेजी सुधार तक अस्तित्व में। शुरुआत में इसका नेतृत्व किसने किया था? जॉन वाइक्लिफ ने किया था। ओके, यहाँ पे भी वही चीज़ बताया है। लोलार्ड मूवमेंट अ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट, मतलब लोलार्ड मूवमेंट जो था वो एक प्रोटेस्टेंट ईसाई धार्मिक आंदोलन था। वही चीज़ यहाँ पे बताया है जो 14वीं शताब्दी के मध्य 16वीं शताब्दी के अंग्रेजी सुधार तक अस्तित्व में था। ठीक है, आगे कह रहा है इट वॉज इनिशियली लेड बाई जॉन वाइक्लिफ। यही क्वेश्चन था। अ रोमन कैथोलिक थियोलॉजियन हु वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1381। और क्या किया, शुरुआत में इसका नेतृत्व रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्री जॉन वाइक्लिफ ने किया था। ठीक है, किसका? लोलार्ड मूवमेंट का, जो कि एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट है। ओके, और इसका नेतृत्व किसने किया था? जॉन वाइक्लिफ ने किया था। और इन्हें डिसमिस कर दिया गया था 1381 में। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्हें डिसमिस कर दिया गया था। क्यों किया गया था? फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, क्योंकि इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में आलोचना की थी, मतलब इस वजह से इनको डिसमिस कर दिया गया था। द लोलार्ड्स डिमांड्स वर प्राइमरली फॉर रिफॉर्म ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। लोलार्ड्स की मांगे मुख्य रूप से पश्चिमी ईसाई धर्म में सुधार के लिए थी। और लोलार्ड्स का डिमांड क्या था कि वो जो पश्चिमी ईसाई धर्म में है उसमें सुधार लाया जाए। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसने किया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोलार्ड मूवमेंट का।
और इनको जो डिसमिस किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, इसलिए क्यों किया गया था? रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना में किया गया था। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पियर्स प्लोमैन written 1317 to 90 is a मिडिल इंग्लिश एलेगोरिकल नैरेटिव पोएम बाय। तो पियर्स प्लोमैन जब कब लिखा गया था? 1370 या 90 के बीच में लिखा गया था, जो कि एक मिडिल इंग्लिश एलेगोरिकल नैरेटिव पोएम है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया था। ये एक एलेगोरिकल नैरेटिव पोएम है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा बताया भी है पियर्स प्लोमैन कब लिखा गया था। यहाँ पे दिया गया है इज अ मिडिल इंग्लिश एलेगोरिकल नैरेटिव पोएम बाय विलियम लैंगलैंड। इट इज़ रिटन इन अनराइम्ड, ये लिखा गया है अनराइम्ड में। अलिटरेटिव में लिखा गया है वर्ड्स, इसके जो अलिटरेटिव वर्ड्स हैं, और डिवाइड किया गया है इनटू सेक्शंस कॉल्ड, जिसे पासेस कहा जाता है, जिसे स्टेप कहा जाता है। ठीक है, ये बिना अनराइम्ड यानी कि बिना छंदबद्ध या बिना अनुप्रास छंद में लिखा गया, यानी कि अलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है, जिसे पासेस, जिसे स्टेप नामक खंडों में विभाजित किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज दैट रन्स टू ओवर 17,000 लाइन्स रिटन इन मिडिल इंग्लिश बाय बिटवीन 1387 एंड 1400। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कैंटरबरी टेल्स है, कैंटरबरी टेल्स 24 कहानियों का एक कलेक्शन है जो 1387 और 1400 के बीच मध्य अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसमें कितनी लाइन से हैं? 17,000 लाइन है। और किसने लिखा है? तो जेफरी चौसर ने लिखा है। यहाँ पे थोड़ा सा दिया भी है जेफरी चौसर के बारे में। जेफरी चौसर का जन्म कब हुआ था? 1340 में। इनकी डेथ हुई थी 1400। वाज एन इंग्लिश पोएट एंड ऑथर, ये पोएट भी थे, ऑथर भी थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ मिडिल एजेस। तो उन्हें मध्य युग का सबसे महान अंग्रेजी कवि माना भी जाता है, मिडिल एज का। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स, और ये द कैंटरबरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है ये। ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। अल्टरनेटिवली द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, या फिर इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ही वॉज फर्स्ट राइटर टू बी बरीड इन पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहले ऐसे कवि थे, पहले ऐसे राइटर थे जिन्हें पोएट्स कॉर्नर यानी कि वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया था। तो जो महान कवि होते हैं ना, महान कवि की जब डेथ होती है तो उन्हें कहाँ दफनाया जाता है? पोएट्स कॉर्नर, जो कि वेस्टमिनिस्टर एबे में है, दफनाया जाता है। तो ये पहले ऐसे राइटर थे जिन्हें दफनाया गया था। शेक्सपियर को भी दफनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये फर्स्ट राइटर थे। ओके, जो बहुत महान रहते हैं उनको यहाँ दफनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फेसियो एमेंटिस द लवर्स कन्फेशन इज़ अ 33,000 लाइन मिडिल इंग्लिश पोएम बाय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कन्फेसियो एमेंटिस द लवर कन्फेशन, जो कि एक 33,000 लाइन की मध्य अंग्रेजी कविता है, मिडिल इंग्लिश पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है? कन्फेसियो एमेंटिस, जिसका मतलब होता है अ लवर्स कन्फेशन। और इसमें कितनी लाइनें हैं? 33,000 लाइनें हैं। ये एक मिडिल इंग्लिश पोएम है। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन गोवर। ठीक है, ये विलियम लैंगलैंड के ही, जेफरी चौसर के ही समकालीन है। जॉन गोवर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1330 में हुआ था, 1408 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज एन इंग्लिश पोएट कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम लैंगलैंड एंड द पर्ल पोएट, अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ जेफरी चौसर। तो जॉन गोवर एक अंग्रेजी कवि, विलियम लैंगलैंड और पर्ल पोएट के समकालीन और जेफरी चौसर के एक पर्सनल दोस्त थे, यानी कि निजी दोस्त थे। ही इज़ रिमेंबर्ड प्राइमरली फॉर 3 मेजर वर्क्स। उन्हें मुख्य रूप से 3 प्रमुख कार्यों के लिए याद किया जाता है। वो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मिरर डी लाओमे, पहला इनका वर्क है मिरर डी लाओमे। दूसरा इनका है वोक्स क्लेमेंटिस और तीसरा है कन्फेसियो एमेंटिस। ये 3 वर्क लिए इनका मेजर वर्क्स है जॉन गोवर का, इसके लिए ये जाने जाते हैं। 3 लॉन्ग पोएम रिटन इन फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। ये तीनों जो लॉन्ग पोएम्स हैं ये फ्रेंच में लिखी गई हैं, लैटिन में लिखी गई हैं और इंग्लिश में लिखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ली मोटे डी आर्थर इज़ अ 15th century मिडिल इंग्लिश प्रोज
रिवर्किंग बाय डैश ऑफ टेल्स अबाउट द लेजेंडरी किंग आर्थर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ले मोर्टे डी आर्थर 15वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजी प्रोज है, ये मिडिल इंग्लिश प्रोज है, जिसने महान राजा आर्थर मतलब रिवर्किंग हुआ था, किसके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। और इसमें जो ले मोर्टे डी आर्थर, इसमें कहानी किसके बारे में थी, अबाउट द लेजेंडरी किंग आर्थर, महान किंग आर्थर के बारे में कहानी थी, इसमें महान किंग आर्थर के बारे में बताया गया है। तो किसने लिखा है, सर थॉमस मैलोरी ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया भी है सर थॉमस मैलोरी 1415-1471 वॉज एन इंग्लिश राइटर, द ऑथर ऑफ कंपाइलर ऑफ ले मोर्टे डी आर्थर द क्लासिक इंग्लिश लैंग्वेज क्रॉनिकल ऑफ द आर्थरियन लेजेंड पब्लिश बाय विलियम कैक्सटन इन 1485। तो थॉमस मैलोरी एक अंग्रेजी लेखक थे जो 1485 में विलियम कैक्सटन द्वारा प्रकाशित आर्थरियन लीजेंड के क्लासिक अंग्रेजी भाषा क्रॉनिकल ले मोर्टे डी आर्थर के लेखक या फिर कंपाइलर थे, मतलब संकलन करता थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिटर्जी रेफर्स टू द कस्टमरी पब्लिक वर्शिप परफॉर्म्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप। लिटर्जी प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय। तो लिटर्जी एक धार्मिक समूह द्वारा की जाने वाली पारंपरिक सार्वजनिक पूजा को संदर्भित करता है, ठीक है। लिटर्जी जो है ये क्या है, एक धार्मिक समूह द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक सार्वजनिक पूजा होती है लिटर्जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लिटर्जी प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय। लिटर्जी प्लेज किसके द्वारा परफॉर्म्ड किए जाते हैं, धर्म विधि इसको बोल सकते हैं, धर्म विधि नाटकों का प्रदर्शन किया गया किसके द्वारा, तो चर्च पीपल, जो चर्च के लोग रहते थे उनके द्वारा लिटर्जी प्लेज किए जाते थे। और ये एक किस्म की पूजा होती थी जो सार्वजनिक लोग करते थे, बैठ के सारे लोग करते थे। थोड़ा सा जान लेते हैं लिटर्जी ड्रामा, लिटर्जिकल, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। लिटर्जिकल ड्रामा इन द मिडिल एजेस रेफर टू द टाइप ऑफ प्लेज एक्टेड विद इन और नियर द चर्च एंड रिलेटिंग स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल एंड ऑफ द सेंट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिडिल एज में लिटर्जिकल ड्रामा चर्च के भीतर या उसके आसपास खेले जाने वाले नाटकों के प्रकार और बाइबल और संतों की कहानियों से संबंधित नाटकों को संदर्भित करता है। मतलब लिटर्जिकल ड्रामा क्या होते हैं, ये मिडिल एज में होते थे, मतलब उसी समय ये प्लेज मध्य युग में ये ड्रामा होते थे। और ये कहाँ किए जाते थे, या तो चर्च के भीतर किए जाते थे या उसके आसपास किए जाते थे, या उसके आसपास खेले जाने वाले जो नाटकों के प्रकार हैं, जैसे उसमें बाइबल और संतों की कहानियाँ भी इसमें बताई जाती थी। इसमें स्टोरीज ये रिलेटिंग है, बाइबल और संतों की कहानियाँ भी इसमें बताई जाती थी लिटर्जिकल ड्रामा में। द लैंग्वेज ऑफ लिटर्जिकल ड्रामा वॉज लैटिन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो लैंग्वेज ऑफ मतलब लिटर्जिकल ड्रामा का जो भाषा रहती थी वो लैटिन में रहता था। एंड द डायलॉग वाज फ्रीक्वेंटली चैंटेड टू सिंपल मोनोफोनिक मेलोडीज, ठीक है। इसका जो क्या बोलते हैं, इसको जो लिटर्जिकल जो लैंग्वेज था, इसकी भाषा कैसी थी, भाषा थी इसकी लैटिन। और जो डायलॉग होते थे वो अक्सर मोनोफोनिक धुनों रूप से उच्चारित किए जाते थे। कैसे होते थे, मोनोफोनिक मेलोडीज़ में होते थे इनके डायलॉग लिटर्जिकल ड्रामा के। और ये भी याद रखिएगा मिडिल एज में होते थे। और इसमें बाइबल और सेंट की कहानियाँ भी होती थी, ये चर्च के भीतर होते थे या उसके आसपास होते थे, ठीक है। म्यूज़िक वॉज ऑल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंटल डांस एंड प्रोसेशनल ट्यून्स। संगीत का उपयोग आकस्मिक नृत्य और जुलूस की धुनों के रूप में किया जाता था। संगीत का उपयोग भी इसमें किया जाता था। इन द चर्च में द एक्शन वॉज परफॉर्म्ड बाय चर्च पीपल। इसके चर्च में जो एक्शन होता था ना, चर्च में जो इसका एक्शन होता था वो चर्च के लोग के द्वारा किए जाते थे। अ डायरेक्टर आर्बिट्रेटेड बिटवीन द स्टेज एंड द ऑडियंस। मतलब डायरेक्टर ने मंच और दर्शकों के बीच मध्यस्थता की थी, ठीक है। ही कॉमेंटेड अपॉन द सीन्स, वो सीन पे क्या करते थे, टिप्पणियाँ करते थे। नरेटेड पैसेज एंड केप्ट ऑर्डर, और पैसेज को क्या करते थे, नरेट करते थे और केप्ट ऑर्डर करते थे, व्यवस्था बनाए रखते थे, ओके। तो यहाँ पे बस इतना ही जानना है लिटर्जिकल ड्रामा क्या है, किसके द्वारा होता था, चर्च पीपल के द्वारा एक्ट किए जाते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच एज मिरेकल प्लेज वॉर रिप्रेजेंटेड। अब यहाँ पे मिरेकल प्लेज की बात आ गई है कि किस एज में मिरेकल प्लेज को रिप्रेजेंट किया जाता था या किस प्रदर्शन किया जाता था।
तो 15th एंड 16th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जो आपके मिरेकल होंगे, चाहे मोरालिटी होंगे या मिस्ट्री होंगी, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मिरेकल प्लेस ये रिप्रेजेंट किया जाते थे 15वीं और 16वीं शताब्दी में। मिरेकल प्लेस को सेंट्स प्लेस भी कहा जाता है, यहाँ पे बताया भी है। मिरेकल प्लेस को सेंट्स प्लेस भी कहा जाता है। इज़ वन ऑफ 3 प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ वर्नाक्यूलर ड्रामा ऑफ द यूरोपियन मिडिल एजेस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिरेकल प्ले, जिसे सेंट्स प्ले भी कहा जाता है, यूरोपीय मध्य युग के 3 प्रमुख प्रकार के स्थानीय नाटकों में से एक है। अलॉन्ग विद द मिस्ट्री प्ले, 3 नाटक कौन से हैं यहाँ पे बताया ना, 3 प्रिंसिपल काइंड ऑफ वर्नाक्यूलर ड्रामा। तो आपके ये हो गए, मिरेकल हो गए, मिस्ट्री हो गए एंड मोरालिटी हो गए। अ मिरेकल प्लेस प्रेजेंट अ रियल ऑफ फिक्टिटियस अकाउंट ऑफ द लाइफ मिरेकल्स या फिर मार्टिरडम ऑफ अ सेंट। तो यहाँ पे बताया गया कि मिरेकल प्लेस में क्या रिप्रेजेंट होते थे, मतलब किसके बारे में बताए जाते थे। तो जीवन के बारे में बताए जाते थे, चमत्कार के बारे में बताए जाते थे, संतों के बारे में बताए जाते थे, संतों के जो शहीद होते थे, शहीदों के बारे में बताए जाते थे मिरेकल प्लेस में। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, ये चीज़ बताया। ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइविंग मिरेकल प्लेस कंसर्न इधर द वर्जिन मैरी या फिर सेंट निकोलस, द 14th सेंचुरी बिशप ऑफ मायरा इन एशिया माइनर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि लगभग सभी जीवित जितने भी सर्वाइविंग मिरेकल प्लेस होते थे, या तो वर्जिन मैरी या तो एशिया माइनर में मायरा की 4वीं शताब्दी के बिशप सेंट निकोलस की चिंता है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी मिरेकल प्लेस होते थे वर्जिन मैरी और सेंट निकोलस के बारे में भी होते थे, और भी जो प्लेस होते थे सर्वाइविंग मिरेकल प्लेस होते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इतना याद रख सकते हैं मिरेकल प्लेस में क्या रिप्रेजेंट किए जाते थे, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही फिक्टिटियस अकाउंट ऑफ लाइफ मिरेकल्स और मार्टिरडम ऑफ अ सेंट। नेक्स्ट, व्हाट वाज रिप्रेजेंटेड इन द मिरेकल प्लेस। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिरेकल प्लेस में क्या रिप्रेजेंट किए जाते थे। अभी हमने पढ़ा लाइफ ऑफ सेंट एंड लाइफ ऑफ मार्टियर्स, मतलब संतों के जीवन के बारे में, शहीदों के जीवन के बारे में बताया जाता था मिरेकल प्लेस में। नेक्स्ट है मिरेकल प्लेस रिप्रेजेंट अ रियल और फिक्टिटियस अकाउंट ऑफ। तो मिरेकल प्लेस में क्या रिप्रेजेंट किए जाते थे, एक रियल एक फिक्टिटियस अकाउंट ऑफ लाइफ मिरेकल्स मार्टिरडम, अभी पढ़ा ना आगे। इन इंडिया विच टाइप ऑफ मिरेकल प्लेस आर परफॉर्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार के मिरेकल प्लेस खेले जाते हैं। तो भारत में किस प्रकार के, रामलीला हो गए, कृष्ण लीला हो गए, रासलीला, ये सारे ही आपके मिरेकल प्लेस है। इसमें संतों शहीदों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द मिरेकल प्लेस वर परफॉर्म्ड इन द बिगिनिंग। तो शुरुआत में, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुरुआत में मिरेकल प्लेस कहाँ खेले जाते थे। तो सबसे पहले मिरेकल प्लेस कहाँ खेले जाते थे, चर्च में। धीरे धीरे ये चर्च के इधर भीतर भी, मतलब चर्च के भीतर पहले होते थे, धीरे धीरे ये चर्च के आसपास भी होने लगे। अब तो कहीं पे भी मिरेकल प्लेस खेले जाते हैं, है ना। रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, ये सब कहाँ होते हैं, कहीं पे भी स्टेज बना के खेले जाते हैं। नेक्स्ट, हु वर एक्टेड इन द मिरेकल प्लेस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिरेकल प्लेस में एक्ट कौन करता था, मतलब कैरेक्टर कौन होते थे। तो चर्च के मेन ही होते थे। हुज लाइफ वॉज वर मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन द मिरेकल प्लेस। तो यहाँ पे बता रहा है कि मिरेकल प्लेस में सबसे ज़्यादा किसके जीवन को रिप्रेजेंट किया जाता था, यानी कि किसके जीवन को दिखाया जाता था। तो वर्जिन मैरी, सेंट निकोलस, पॉप के बारे में बताया जाता था। नेक्स्ट, मिस्ट्री प्लेस डेल्ट विद। मिस्ट्री प्लेस किससे संबंधित है। तो बाइबिल का भी यहाँ पे मिस्ट्री प्लेस आ गए, मिरेकल ख़त्म हो गए, यहाँ पे मिस्ट्री प्लेस आ गया। तो याद रखिएगा मिरेकल प्लेस जो है वो सेंट हो गए, आपके सेंट हो गए, संतों, शहीदों, मार्टियर, इन पे उनके जीवन के बारे में दिखाता है। अब यहाँ पे मिस्ट्री प्लेस हो गए। मिस्ट्री प्लेस किससे संबंधित है, बाइबिलिकल सब्जेक्ट पर। ओके, बाइबल विषय पर होता है ये मिस्ट्री प्लेस। थोड़ा सा जान लेते हैं मिस्ट्री प्लेस के बारे में। मिस्ट्री प्लेस इज़ वन ऑफ 3 प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ वर्नाक्यूलर ड्रामा इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एज अलॉन्ग विद द मिरेकल प्ले एंड द मोरालिटी प्ले। वही चीज़ यहाँ पे भी बताया है कि मिस्ट्री प्लेस भी 3 प्रिंसिपल काइंड होते हैं इस ड्रामा के। यूरोप में मिडिल एज के दौरान कौन कौन से, मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस। मिस्ट्री प्लेस रिप्रेजेंट बाइबिलिकल सब्जेक्ट। मिस्ट्री प्लेस में क्या होते थे, तो मिस्ट्री प्लेस में बाइबल विषयों को रिप्रेजेंट करते थे, बाइबल के विषयों के बारे में रिप्रेजेंट किया जाता था मिस्ट्री प्लेस में।
दिस प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय चर्चमैन इन चर्च। ये भी प्ले क्या करते थे, चर्च के लोगों द्वारा चर्च परिसर में ही प्रस्तुत किए जाते थे। ये भी प्लेज कहाँ होते थे, चर्च में होते थे और चर्च के लोग ही करते थे ये भी प्लेज को परफॉर्म्ड। प्रीमिसेस एंड डिपिक्टेड सच सब्जेक्ट एज द क्रिएशन, एडम एंड ईव, द मर्डर ऑफ एबल एंड द लास्ट जजमेंट। ठीक है, और इसमें जैसे आपके सृष्टि, एडम एंड ईव, हाबिल की हत्या यानी कि मर्डर ऑफ एबल, और द लास्ट जजमेंट और अंतिम न्याय जैसे विषयों को दर्शाया गया है इसमें मिस्ट्री प्लेज में। ठीक है, ये सारे बाइबल के ही हैं। हु बैंड इंग्लिश मिरेकल प्लेज, तो किसने इंग्लिश मिरेकल प्लेज को बैन किया था, हेनरी VIII ने बैन किया था। ठीक है, यहाँ पे फिर से दिया गया है हेनरी VIII के बारे में। हेनरी VIII के बारे में दिया गया है, हेनरी VIII वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 22 अप्रैल 1509 अंटिल हिज डेथ 1547। अभी हमने पढ़ा ना कि हेनरी VIII 22 अप्रैल 1509 से 1547 में अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा थे। हेनरी इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज सिक्स मैरिजेज। हेनरी को उनकी 6 शादियों के लिए जाना जाता है। इन्होंने 6 मैरिज की थी, इंक्लूडिंग हिज एफर्ट्स टू हैव हिज फर्स्ट मैरिज टू कैथरीन ऑफ एरागन एनल्ड, जिसमें उनकी पहली शादी एरागॉन की कैथरीन के प्रयास में शामिल है। इनकी पहली शादी किससे हुई थी, एरागॉन की कैथरीन नाम था इनकी वाइफ का, तो उनसे हुई थी। ठीक है, एनल्ड रद्द कर दिया। हिज डिसएग्रीमेंट विद पोप क्लेमेंट VIII अबाउट सच एन annulment लेड हेनरी टू इनिशिएट द इंग्लिश रिफॉर्मेशन, सेपरेटिंग द चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम पेपल अथॉरिटी। English miracle plays were banned by Henry VIII in the mid 16th century in 1534। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीचे वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस तरह के विलोपन के बारे में जो पोप क्लेमेंट थे, पोप क्लेमेंट VIII के साथ उनकी असहमति ने हेनरी को अंग्रेजी सुधार की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उनको क्या किया, प्रेरित किया, जिसमें इंग्लैंड के चर्च को पोप के अधिकार से अलग कर दिया। अब इंग्लैंड का जो चर्च था उसको पेपल अथॉरिटी से क्या कर दिया गया, अलग, क्योंकि अब पोप का अधिकार इस पे नहीं है इंग्लैंड के चर्च पे। और क्या हो गया 16वीं शताब्दी के मध्य में ही 1534 में हेनरी VIII क्या हो गए, हेनरी VIII द्वारा अंग्रेजी चमत्कारिक नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वही चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 16वीं शताब्दी में 1534 में हेनरी VIII ने इंग्लिश मिरेकल प्लेज को बैन कर दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन पूरी। तो इंग्लिश मिरेकल प्लेज को बैन किसने किया था, हेनरी VIII ने किया था। कब किया गया था, 1534 में। कौन सी सेंचुरी में, मिड 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोरालिटी प्लेज। अब आपके मोरालिटी प्लेज आ गए हैं। मोरालिटी प्लेज का दूसरा नाम क्या है, इंटरल्यूड्स। मोरालिटी प्लेज इज़ अ जॉनर ऑफ मिडिवल एंड अर्ली ट्यूडर थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट। तो जो आपके मोरालिटी प्लेज हैं ये मिडिवल और अर्ली ट्यूडर थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट का जॉनर है। ठीक है, मतलब ये जो नैतिकता नाटक है इसको बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं इसको नैतिकता नाटक। तो जो नैतिकता नाटक है वो मध्यकालीन और प्रारंभिक काल की एक शैली है ट्यूडर नाट्य मनोरंजन का। इन देयर ओन टाइम दिस प्लेज वर नोन एज इंटरल्यूड्स, अ बॉर्डर टर्म एंड फॉर ड्रामाज विदाउट अ मॉरल। और एक व्यापक, आगे क्या करें, इन प्लेज को इंटरल्यूड्स या फिर एक व्यापक शब्द के रूप में भी जाना जाता था मोरालिटी के साथ उसके बिना नाटकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्लेज वर मोरालिटी प्लेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नैतिकता नाटक है वो किस प्रकार के नाटक थे। मतलब मोरालिटी, मैं यहाँ पे इंग्लिश ही बोलूँगी, मोरालिटी प्लेज जो है वो किस प्रकार के प्लेज हैं, तो एलिगरी हैं। किस प्रकार के प्लेज हैं, एलिगरी हैं। Morality plays are type of allegory in which the protagonist is met by personifications of various moral attributes who try to prompt them to choose a good life over one of evil। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपके मोरालिटी प्लेज हैं ये एक प्रकार का रूपक है, एक प्रकार का एलिगरी है जिसमें हीरो की मुलाकात विभिन्न नैतिक गुणों के अवतारों से होती है जो उन्हें बुराई के बजाय एक अच्छा जीवन चुनने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। इसमें हो आपके नैतिकता के नाटक में। द प्लेज केम इनटू परफॉर्मेंस इन 13th century एंड वर मोस्ट पॉपुलर इन यूरोप ड्यूरिंग द 15th and 16th century।
ये जो नाटक है, ये जो प्ले है, ये 13वीं शताब्दी में प्रदर्शित किए गए थे, परफॉर्म्स किए गए थे और 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में सबसे लोकप्रिय थे। तो ये याद कर लीजिएगा, मोरालिटी प्लेस बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कब थे यूरोप में, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इसमें क्या था, ये एक एलिगरी है, ये एक एलिगरी है इसका जो हीरो है, हीरो की मुलाकात जो होती है इसमें अलग अलग नैतिक गुणों के अवतारों से होती है, जो उन्हें बताया जाता है कि बुराई के बजाय अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी मोरालिटी प्लेस डेवलप, तो किस सेंचुरी में मोरालिटी प्लेस को विकसित किया गया था, तो 15वीं सेंचुरी में, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, मोरालिटी प्लेस ऑल्सो कॉल्ड मोरालिटी एन एलिगोरिकल ड्रामा पॉपुलर इन यूरोप स्पेशली ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया है कि जो आपके मोरालिटी प्ले हैं, जिसमें नैतिकता भी कहा जाता है, विशेष रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में लोकप्रिय एक रूपक नाटक है, एक एलिगरी प्ले है। ठीक है, इन विच, आगे देखते हैं, in which the characters personifies moral qualities such as charity or vice or abstraction as death or youth and in which moral lessons are taught। तो जिसमें कैरेक्टर्स को क्या किया जाता था मोरालिटी प्लेज में, जिसमें कैरेक्टर्स को नैतिक गुणों के बारे में पढ़ाया जाता था। नैतिक गुण जैसे चैरिटी या वाइस, मतलब दान हो गया, या बुराई के बारे में बताया जाता था, दान के बारे में बताया जाता था, और एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्त चीज़ों के बारे में बताया था, जैसे डेथ हो गया, यूथ हो गया, इन सभी के बारे में बताया जाता था। एंड इन विच मॉरल लेसन्स एंड टॉट, और जिसमें नैतिक पाठ भी पढ़ाया जाता था। तो मोरालिटी प्लेज में यही सब कैरेक्टर्स को पढ़ाए जाते थे। ठीक है, मॉरल क्वालिटीज़ के बारे में, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, मॉरल लेसन के बारे में पढ़ाया जाता था। आगे देख लेते हैं, टुगेदर विद द मिस्ट्री प्ले एंड द मिरेकल प्ले द मोरालिटी प्ले इज़ वन ऑफ द 3 मेन टाइप ऑफ वर्नाक्युलर ड्रामा प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। वही चीज़ यहाँ पे बताया कि मिस्ट्री प्ले हो गए या आपका मिस्ट्री प्ले हो गए या मिरेकल प्ले के साथ साथ मोरालिटी प्ले मध्य युग के दौरान निर्मित 3 मुख्य प्रकार के स्थानीय प्लेज में से एक है। ठीक है, द एक्शन ऑफ द मोरालिटी प्ले सेंटर्स ऑन अ हीरो, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मोरालिटी प्लेस के जो एक्शन होते थे वो एक हीरो पे सेंटर होते थे, केंद्रित होते थे। सच एज मैनकाइंड, जैसे कि मानव जाति, हुज इनहेरेंट वीकनेसेस आर एजॉल्टेड बाय सच पर्सोनिफाइड diabolic forces as the 7 deadly sins, but who may choose redemption and enlist aid of such figures as the 4 daughters of God, mercy, justice, temperance and truth। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ही जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या होते थे आपके मोरालिटी प्लेज में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सिंस वर रिप्रेजेंटेड इन मोरालिटी प्लेज, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मोरालिटी प्लेज में कितने प्रकार के पापों को रिप्रेजेंट किया जाता था, तो 7 सिंस यानी कि 7 पापों को रिप्रेजेंट किया जाता था आपके मोरालिटी प्लेज में। द 7 डेडली सिंस वॉज 2 पार्ट प्ले रिटेन 1585 रिटेन बाय रिचार्ड टार्लटन। तो 7 डेडली सिंस ये 2 भागीय नाटक था, जिसे कब लिखा गया था 1585 में, और रिचार्ड टार्लटन के द्वारा लिखा गया था 7 डेडली सिंस। द प्ले ड्रू अपॉन द मिडिवल ट्रेडिशन ऑफ मोरालिटी प्ले। ओके, ये जो प्ले है ये नैतिकता नाटक की मध्ययुगीन परंपरा पर आधारित था। ठीक है, मिडिवल ट्रेडिशन पर ये प्ले आधारित था। द 7 डेडली सिंस आर द कैपिटल वॉइसेस या फिर कार्डिनल सिंस विद इन क्रिश्चियन टीचिंग्स। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 7 डेडली सिंस ईसाई शिक्षाओं के भीतर प्रमुख पाप थे। दीज आर कौन कौन से पाप थे, जैसे आपके लस्ट हो गए, ग्लटनी हो गया, ग्रीड, स्लॉथ, रैथ, एनवी, प्राइड। ये याद कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ओके, 7 डेडली सिंस यही आपका है, आप याद कर लीजिएगा, लस्ट, ग्लटनी, ग्रीड, स्लॉथ, रैथ, एनवी, प्राइड। ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरीमैन। तो एवरीमैन किस टाइप का प्ले है, तो ये भी एक क्या है, मोरालिटी प्ले है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें, द समनिंग ऑफ एवरी मैन। द समनिंग ऑफ एवरी मैन यूजली रेफर टू सिंपली एज एवरी मैन इज अ लेट 15th सेंचुरी मोरालिटी प्लेज।
तो द समनिंग ऑफ एवरी मैन, द समनिंग ऑफ एवरी मैन, जिसे आमतौर पर एवरी मैन के रूप में जाना जाता है, 15वीं शताब्दी के अंत का एक ये क्या है, मोरालिटी प्ले है एवरी मैन। ये 15th सेंचुरी का एकमात्र क्या है, प्ले है, मोरालिटी प्ले, ठीक है, एवरी मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स दैट अकर इन एवरी मैन, तो निम्नलिखित में से कौन से कैरेक्टर्स एवरी मैन में आते हैं, तो एवरी मैन मैसेंजर, गॉड, डेथ, फेलोशिप, किंडर्ड, कजिन, गुड्स, बीवोल्फ, गुड डीड्स, विजडम, कन्फेशन, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, डिस्क्रिएशन, 5 विट्स, एंजल, डॉक्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एलिजाबेथन एरा में आ गया है क्वेश्चन आपका। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विट्स, विट्स का क्या मतलब है, तो विट्स का मतलब है यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स। इसमें क्या है, इसमें ग्रुप है, उसी को कहते हैं विट्स। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स हैं उन्हीं को कहते हैं विट्स। थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स इज़ अ फ्रेज, यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, एक फ्रेज है यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट एंड पैम्फलेटर्स हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, एक फ्रेज है जिसका यूज्ड 16वीं शताब्दी के अंग्रेजी नाटककार और पैम्फलेटर्स के एक समूह के नाम के लिए किया जाता है, ठीक है। एंड हु बिकेम, और क्या है, हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, जिन्होंने विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की हो। एंड हु बिकेम पॉपुलर सेक्युलर राइटर्स, और जो लोकप्रिय धर्मनिरपेक्ष लेखक बन गए हों, ठीक है। प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो इस ग्रुप के जो प्रमुख मेंबर्स हैं कौन कौन से हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, रॉबर्ट ग्रीन हैं और थॉमस नैश है। ये कहाँ से पढ़े हुए हैं, ये कैम्ब्रिज के, भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और आपके जॉन लिली हो गए, थॉमस लॉज हो गए, जॉर्ज पीले हो गए, ये कहाँ से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से। बट इसमें एक नाम और आता है टॉमस किड, ये आल्सो समटाइम्स इंक्लूडेड इन द ग्रुप। टॉमस किड को कभी कभी इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है, दो ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन यूनिवर्सिटीज़। हालांकि इसमें क्या कह रहा है कि हालांकि वो ऊपर विश्वविद्यालय में किसी भी से नहीं, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है वो किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़े नहीं हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ से नहीं पढ़े हैं, ना ही वो कैम्ब्रिज ना ही वो ऑक्सफोर्ड, लेकिन फिर भी इस ग्रुप में इनका नाम जोड़ा जाता है टॉमस किड का। ओके, तो आप याद रखिएगा, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, थॉमस ने ये कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, और आपके जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड ग्रीन प्ले ऑक्सफोर्ड के। टॉमस किड को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं। ओके, हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के लिए एक सॉलिड ग्राउंड किसने तैयार किया था, तो यूनिवर्सिटी विट्स ने तैयार किया था। यही सारे राइटर्स थे जो शेक्सपियर को एक सॉलिड ग्राउंड मिल गया था। मतलब शेक्सपियर, कहा जाता है कि शेक्सपियर कभी स्कूल नहीं, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए। शेक्सपियर वो पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब यूनिवर्सिटी कभी नहीं गए, तो वो जब भी प्ले लिखना रहता था उनको, वो बहुत सारी चीज़ों को बोरो करते थे, यूनिवर्सिटी विट्स थे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि शेक्सपियर के लिए सॉलिड ग्राउंड किसने तैयार किया था, तो यूनिवर्सिटी विट्स ने क्या किया था। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने इनको कहा था आप स्टार्ट करो। ओके, हु वाज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, तो यूनिवर्सिटी विट्स का लीडर कौन था, तो क्रिस्टोफर मार्लो थे। थोड़ा सा जान लेते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। क्रिस्टोफर मार्लो, इनका जन्म 1564 में हुआ था, डेथ इनकी 1593 में हुई थी। वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथन एरा। ये एलिजाबेथन एरा के इंग्लिश प्ले राइट थे, पोएट थे और ट्रांसलेटर थे। बाय एज 14 मार्लो अटेंडेड द किंग्स स्कूल कैंटरबरी ऑन स्कॉलरशिप। 2 years लेटर कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 14 साल की उम्र तक मार्लो ने स्कॉलरशिप पर द किंग्स स्कूल कैंटरबरी में दाखिला ले लिया था, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ले लिया था। और 2 साल बाद कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज में उन्होंने एडमिशन लिया, जहाँ आगे क्या कहा जा रहा है, वेयर ही आल्सो स्टडीज ऑन स्कॉलरशिप, जहाँ उन्होंने स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की एंड रिसीव्ड हिज बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1584, और 1584 में कला स्नातक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। ओके, चलिए फिर 2-3 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अमंग यूनिवर्सिटीज़ विट्स हु वर द मेंबर्स दोज टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है कि उन यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। तो आपके क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गए और थॉमस नैश हो गए, ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज। ये सारे ही ग्रेजुएटेड कहाँ से हैं, ग्रेजुएट किए हैं कैम्ब्रिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग यूनिवर्सिटी, सेम क्वेश्चन वही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन कौन पढ़ा है। तो थ्री ऑफ द विट्स कौन कौन से, जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पीले वर ग्रेजुएट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विच राइटर समटाइम्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज विट्स। वही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसे राइटर जो कभी कभी यूनिवर्सिटी विट्स में से जाने जाते हैं या यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं। तो किसे पहचाना जाए, टॉमस किड को। ठीक है, टॉमस किड आल्सो समटाइम्स इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स दो ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन यूनिवर्सिटीज़। वही चीज़ यहाँ पे बताया है, ये किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, फिर भी इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूड किया जाता है समटाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कवर कर लिए हैं। अब तक हमने 80 क्वेश्चन कवर कर लिया है। ओके, विद एक्सप्लेनेशन हमने कवर किया है 80 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। रिवीजन के लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगी आपकी। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।